ट्रैक्टर रैली। सूर्यगढ़ नाम के गांव में राजन नाम का किसान रहता था, जो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। वो हमेशा किसानों के बारे में ही सोचता रहता था। वो किसानों के लिए प्राकृतिक तौर पर ज्यादा फसल देने वाली खाद का खोज करता है। उस खाद का दाम भी कम था और फसल भी अच्छी होती थी। गांव में सारे किसान राजन की बहुत इज्जत करते थे। राजन के बनाए खाद से किसानों को बहुत फायदा हो रहा था। उसी गांव में जसवंत नाम का आदमी रहता था। उसकी एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की कंपनी थी, जिसमें वो रासायनिक खाद बनाता था और किसानों को सप्लाई करता था। इधर राजन की देसी खाद के चलते कोई भी जसवंत के रासायनिक खाद को नहीं खरीदता था और ना ही पसंद करता था। एक दिन जसवंत अपने सेल्स मैनेजर से कहता है, सुनो कुमार, इस बार क्यों हमारी सेल्स कम हो गई? सर, वह राजन की प्राकृतिक खाद से किसानों को कम दाम में दुगनी फसल मिल रही है। इसी वजह से ज्यादातर किसान उसी के पास खाद खरीदते हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम राजन से बात करो और उसके साथ डील करो। सर, मैंने पूरी कोशिश की पर वो डील के लिए तैयार ही नहीं है। अरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैसे के आगे ना झुके, समझे? ठीक है, मैं उससे खुद मिलता हूँ। ऐसा कहकर जसवंत राजन के पास जाता है। देखिए राजन जी, मैं आपके पास एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे आपके खाद का फार्मूला बेच दीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे जसवंत जी, सब कुछ पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपको फार्मूला भी नहीं बेच सकता, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर जसवंत गुस्से से वहां से चला जाता है। और अगले दिन जसवंत गांव के जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार जी, मैं जानता हूं कि आप एक समझदार इंसान हो, मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं आपके पास एक प्रपोजल लाया हूं। जसवंत जी, आप और प्रपोजल, क्या बात है। कहिए कहिए, क्या प्रपोजल है? देखो, तुम किसानों से बात करो और उनसे कहो कि वो फसल के लिए खाद हमारे ही कंपनी से खरीदे, ना कि राजन से। अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दूंगा। पार्टनरशिप की बात सुनकर जमींदार के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो जसवंत से कुछ कहने ही वाला था कि उसका बेटा निखिल कहता है, हमें यह सौदा मंजूर है। अरे पागल हो गया है क्या? किसान राजन के अलावा किसी के पास भी खाद नहीं खरीदेंगे। हाँ मुझे मालूम है, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। निखिल उनसे कुछ कहता है। कुछ दिन बाद किसान अपने खेत में फसल काट रहे थे। तभी एक किसान कहता है, हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ भाई? अरे ये देखो, कितनी घटिया किस्म की सब्जियां उगी है मेरे खेत में। अरे हाँ यार, मेरे खेत में भी यही हाल है। अरे ये क्या हो गया? कि तभी वहां पे कुमार आता है और वो कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि राजन की बनाई खाद का इस्तेमाल करोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। इतने में जसवंत अपनी कार में आकर कहता है, अरे अरे, ये कैसी बात कर रहे हो किसानों से? किसान तो हमारे अन्नदाता है। देखिए, आपकी फसल तो खराब हो चुकी है, अब इसे कोई खरीदेगा नहीं। मैं आपकी सारी फसल खरीद लूंगा, एक ट्रैक्टर का 5,000 दूंगा। कहो मंजूर है? क्या? 5,000? अरे अब तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे अगर तुम लोग सब्जियों और फलों से भरी हुई ट्रक को बाजार ले जाओगे तो तुम लोगों को इतने भी पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, हमारी फसल हम मार्केट में जाकर ही बेचेंगे। ऐसा कहकर सारे किसान अपने अपने ट्रक्स में फल, सब्जी, अनाज और सब लेकर मार्केट जाते हैं। लेकिन मार्केट में कोई भी उनसे माल नहीं खरीदता। सारे ट्रक वापस लेकर गांव वापस आ जाते हैं। फिर से कुमार किसानों के पास आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम्हारे ट्रक रैली का कुछ फायदा हुआ या नहीं? इसलिए कहता हूँ उस राजन की खाद को छोड़ो और हमारी खाद को अपने खेतों में डालो, फिर देखो तुम लोगों की फसल कैसे उगती है। और हाँ, हम लोग तुम लोगों को खाद एकदम कम दाम में देंगे। इसके बदले तुम लोगों को अपनी फसल में से आधा हिस्सा हमें देना होगा। कहो मंजूर है?
अगर हाँ तो हमारे यहाँ से खाद ले लो। कुछ किसान उस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कंपनी से समझौता कर लेते हैं और उनसे खाद खरीद लेते हैं। उस दिन से जो लोग समझौता कर चुके थे उनकी फसल अच्छी हो रही थी, पर जिन्होंने समझौता नहीं किया उनकी फसल खराब हो रही थी। यह सब देखकर राजन बहुत परेशान होता है और एक दिन रात को राजन अपने खेत में जाकर सो जाता है। राजन आसमान को देख रहा होता है कि तभी उसे एक लाल रंग की रोशनी खेतों पर घूमती हुई नजर आती है। राजन को शक होता है और वह तुरंत मोबाइल को निकालकर वहां का सारा नजारा रिकॉर्ड करता है। वो लाल रोशनी एक ड्रोन था जिसे जमींदार, उसका बेटा और कुमार एक पेड़ के नीचे होकर रिमोट्स की मदद से उसे ऑपरेट कर रहा था। अगले दिन सारे किसान अपने अपने ट्रक्स पर सब्जियां, अनाज और फल भरकर पुलिस स्टेशन के पास ट्रैक्टर रैली में जाते रहते हैं। अरे, ये क्या किसानों की ट्रैक्टर रैली हमारे पुलिस स्टेशन के पास क्या कर रही है? तभी एक किसान उनसे कहता है, अरे सर, हम किसानों की मदद कीजिए। जमींदार, उसका बेटा और कुमार रात के वक्त हमारे खेतों के पास क्या कर रहे थे और उनका ड्रोन हमारे खेतों पर क्यों घूम रहा था? पुलिस जमींदार के बेटे को खींच के तमाचा मारती है। तभी निखिल कहता है, हाँ, यह सब मेरा ही किया कराया है। मैं जसवंत जी के ऑफर को देखकर लालच में आ गया था और ड्रोन की मदद से घटिया किस्म की खाद उनके फसलों पर डाल रहा था और जिसकी वजह से इनकी सारे फसलें खराब हो गई। मुझे माफ कीजिए सर। किसान उन चारों की जम की पिटाई करते हैं। पुलिस जसवंत के कंपनी को सीज करती है और उन चारों को अरेस्ट कर लेती है। इधर सारे किसान राजन की खूब प्रशंसा करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। उल्टा पलटा कॉमेडी शो गणेश चतुर्थी के उत्सव चल रहे थे। तभी एक बहुत लंबा आदमी गणेश जी के आगे आकर कहता है, गणेश जी, आपकी सभी पूजाएं अच्छे से चल रही हैं ना? हमने बहुत मेहनत से घर घर जाके चंदा जमा किया है। इसी बीच कोई एक आदमी आकर कहता है, चंदे के नाम पर धंधा कर रहे हैं और उसे चंदा कहते हैं। ये बातें कौन कर रहा है ये समझ में ना आते हुए वो लंबा आदमी इधर उधर देखता है। लंबा आदमी गणेश जी से फिर कहता है, मुझे परवाह नहीं है, अगर कोई कुछ कहे भी तो उस चंदे के सभी पैसे आपके लिए हैं। किसी ने फिर से कहा, मेरे नाम पे पैसा जमा किया और वो पैसे कुछ अच्छे काम के लिए उपयोग भी नहीं करते। अरे भाई, कौन है? कौन मजाक कर रहा है? मैं शांति से गणेश जी की पूजा कर रहा हूं। ये कहते हुए फिर से गणेश जी से कहता है, गणेश जी, कोई मुझे परेशान कर रहा है। हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके इतनी बड़ी मूर्ति खरीदी है। हाँ, आपने ही खरीदी है, जैसे कि शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं, वैसे झुंड में जाके उसको ये पसंद नहीं है, इसको ये पसंद नहीं है कहते हुए धूम मचाया, लेकिन सभी मूर्तियां मेरी ही थी ना। अरे, मैं कब से देख रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आके बात करो। तब गणेश जी प्रकट होके उस लंबे आदमी को कहते हैं, अब बताओ रमेश, अब तक मैंने ही बोला था। गणेश जी को देख के वो आदमी ऐसा कहता है, स्वामी जी, आपने दर्शन दिए स्वामी जी। आप बिल्कुल वॉलपेपर जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वामी जी, बिल्कुल वैसे ही। वो तो ठीक है, लेकिन रमेश, ये क्या? इन नवरात्रों में मुझे 9 फिल्में दिखाई गई हैं। मेरे से बड़े 2 डीजे बॉक्स मेरे कान के बगल में रखे गए थे, मैं उन्हें नहीं सुन सकता। इसलिए स्वामी जी, ताकि आपकी कीर्ति सभी को पता चले, इसलिए ऐसा किया। क्या आपको कोई परेशानी हुई है स्वामी जी? सामान्य परेशानी नहीं है। जब तक मैं गंगा में नहीं डूबता हूं तब तक मुझे आराम ही नहीं करने देते, मुझसे खेलते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हो स्वामी जी? और क्या कह सकता हूं रमेश? एक कहता है लड्डू, एक कहता है मोदक,
एक कहता है खीर, एक कहता है ये होना चाहिए, दूसरा कहता है ये होना चाहिए। ये सभी मुझे पसंद है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहां आकर मेरे सामने रखे हुए प्रसाद को भी खा जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, छोटे बच्चे हैं ना। इसलिए तो मैं चुप बैठा हूं रमेश। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कानों में डीजे क्यों बजाते हो। मुझे खरीदने से लेकर मुझे विसर्जन करने तक मुझे दिन में ही तारे दिखते रहते हैं रमेश। स्वामी जी, आप नाराज मत होइए। अगले साल हम आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। देखो रमेश, मुझे डीजे के गानों के साथ जुलूस नहीं निकालना। बस मुझे सच्चे मन से याद करो और मेरी प्रार्थना करो। मैं आप सभी का भला जरूर करूंगा, ठीक है? उस बात पर रमेश बहुत खुश होकर कहता है, ठीक है स्वामी जी, जय जय गणेश, जय गणेश। ऐसा करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करता है। गणेश जी वहां से गायब हो जाते हैं और ये सब देखकर छोटू हंसता है। उसे देखकर रमेश कहता है, क्या हुआ छोटू, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं रमेश, गणेश जी ने जैसा कहा वैसा ही करना। अब से बंदरों जैसा नाचना छोड़ के श्रद्धा से पूजा करना, ठीक है ना? ये कहते हुए छोटू हंसता है और वहां से निकल जाता है और रमेश भी वहां से निकल जाता है। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।